नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी से मैंने वादा किया था, मैं आपके लिए MPG के टारगेट सीरीज एग्ज़ाम तक चलाने वाला हूं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आप इस सीरीज को प्रॉपर देख रहे होंगे, साथ साथ जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं उन सभी को कवर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम माइनिंग ऑफिसर 2023 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो हाल ही में 2024 में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों, इस पेपर को देखने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि सर ने जो प्रश्न लगवाए हैं वो लगातार रिपीट हो रहे हैं। लगभग 80 से 90% प्रश्न आपको रिपीटेड मोड पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 22 के क्वेश्चन ऑफ द डे को हम डिस्कस करते हैं। कल मैंने पूछा था बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। इनकी खोज डेंजर फील्ड द्वारा की गई थी 1818 में। यहाँ गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं, ये सभी बातें मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है, तो मध्य प्रदेश में कुल 5 रामसर साइट है। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर हैं। अब देखिए, सबसे पहले PSC प्रीलिम्स के लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आप सभी को पता है। तो दोस्तों, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कभी आपको आपकी तैयारी को और अच्छे से चेक करना है कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। आपके लिए फ्री डेमो टेस्ट डले हुए हैं 6। आप उन 6 टेस्ट को जाके हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर पर लगा सकते हैं। आपका अगला जो होगा वह होगा मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित 14 दिसंबर के दिन। अब आपको कभी यहाँ टेस्ट देना है तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ हमारा लाइव बेस डेली चल रहा है, उसमें एक बार डेमो वीडियो जाके देखिए। कभी आपको समझ में आता है कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी आती है तो सर का नंबर है 8839306361 पर आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को, जिसका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता है। तो दोस्तों, जो हमने डेमो वीडियो पढ़ाया था और जो YouTube के ऊपर भी डला हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी वहाँ क्या है, सिंगरौली। और सिंगरौली में भी हम बात करेंगे तो बेड़न नामक जगह एक वहाँ पर है, उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। सर, ये ऊर्जा राजधानी क्या होती है, तो ऊर्जा राजधानी यानी जहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी के तौर पर मानते हैं। अब मध्य प्रदेश की कोई और अन्य राजधानी उनकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले भोपाल पे आते हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानी है। उसके साथ साथ भोपाल प्रशासनिक तथा राजनीतिक राजधानी भी मध्य प्रदेश की है। ठीक है भैया, याद रखना है। फिर इंदौर पे आइएगा कि इंदौर देखो, इंदौर मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी है। उसके बाद मध्य प्रदेश औद्योगिक राजधानी भी इंदौर ही है। उसके बाद खेल राजधानी भी आपकी क्या है, इंदौर ही है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर मैयर की बात करते हैं तो मैयर मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है। और हमारा जबलपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख राजधानियाँ थी, जिसको भी हमने कवर कर लिया। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी क्या है, तो आपको इन सभी पॉइंट को भी एड ऑन करके रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी, कितनी बार पढ़ा है, माइनिंग ऑफिसर 2024 में जो पेपर हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश का ऊर्जा विकास निगम है उसकी स्थापना 25 अगस्त 1982 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 1982। सर, इसका कार्य क्या है, तो ऊर्जा का विकास करना इसका कार्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जो ऊर्जा या विद्युत से संबंधित निगम है उसकी हम बात करते हैं। तो राज्य विद्युत मंडल, जिसे हम शक्ति भवन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, शक्ति भवन। तो यह जो भवन है कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, फिर देखिए राज्य विद्युतीकरण निगम, राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, यह MPPSC ने पूछा है। आपको याद रखना है कि राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, भोपाल में है।
तो ये सभी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि इन दोनों से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो आपको ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? भाई कितनी बार पढ़ाया है, डेली रिवीजन कर रहे हैं, बड़ा छोटा रामसर साइट कब शामिल किया गया सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट है? तो सर मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट है। अब सर 5 रामसर साइट की बात करते हैं हम, तो मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भोपाल में स्थित है और उसका नाम क्या है? भोजताल। इसे कब शामिल किया गया था? सर 2022 में शामिल किया गया। उसके बाद 2002 में शामिल किया गया था। फिर 2022 में हमारे यहाँ शिवपुरी की एक सांख्य सागर झील, फिर उसके बाद इंदौर की सिरपुर तालाब, साथ साथ यशवंत सागर, ये दोनों को 2022 में शामिल किया गया। और हाल ही में 2024 में नर्मदापुरम का तवा जलाशय को शामिल किया गया। तो ये हमारे यहाँ क्या है? 5 रामसर साइट है। सर्वाधिक कहाँ है? तो इंदौर जिले में है सर 2। अब जो सांख्य सागर है वह मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है, मैंने पहले ही बताया। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी तवा जलाशय हमारे यहाँ रामसर साइट है। पूछा जा सकता है, जोड़ी मिलवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, पूछ रहा है कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में? कितनी बार पढ़ा है? तो सर यहाँ है सिंगरौली जिले में। अब देखो, सबसे पहले तो सुपर थर्मल पावर प्लांट की हम बात करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि थर्मल या ताप विद्युत केंद्र किसे कहते हैं, जहाँ पर कोयले तथा पानी की सहायता से क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। अब मध्य प्रदेश में एक विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, जो कि कहाँ पर है? सर सिंगरौली में स्थित है। यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह, इसकी क्षमता 4960 मेगावाट है। ठीक है, 1987 में इसे स्थापित किया गया था। किस देश की सहायता से? तो रूस देश की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। यह प्लांट एनटीपीसी द्वारा संचालित है। फिर मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा 3 प्लांट चलाए जाते हैं। एक विंध्याचल है, दूसरा गाडरवाड़ा है, गाडरवाड़ा कहाँ पर? नरसिंहपुर में, और तीसरा है खरगोन ताप विद्युत केंद्र। तो यह 3 प्लांट किसके द्वारा चलाए जाते हैं? तो यह 3 प्लांट सर चलाए जाते हैं हमारे एनटीपीसी द्वारा। फिर हम अन्य ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं, तो बीर सिंहपुर ताप विद्युत केंद्र है हमारे यहाँ, जिसको हम संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जानते हैं। फिर चचाई ताप विद्युत केंद्र है, जिसे हम किस नाम से? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने एक देखा था कि हमारे यहाँ क्या है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जो कि अमेरिका की सहायता से बनाया गया है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। भाई कितने सारे फैक्ट है और लगातार इनको हम कवर कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है। एक और पॉइंट याद रखना कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर खोला गया था? तो सर बुरहानपुर में खोला गया था, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कितने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 1953 में यह स्थापित किया गया था। स्टार्टिंग में इसकी क्षमता 17 मेगावाट हुआ करती थी। कितने सारे पॉइंट, बार बार रिवीजन हो रहा है, तो इस सीरीज को देखना ना भूलें। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, पूछ लिया उसने, मैंने बोला है 10 बार पूछा है। तो भैया ग्राम संपर्क है सर, ज्ञानदूत है सर, लोकमित्र सर है, हेड स्टार्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर है कि यहाँ ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट नहीं है। सर हेड स्टार्ट क्या है? तो हेड स्टार्ट एक कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसके द्वारा 8वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है। किसकी? कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है हेड स्टार्ट योजना के तहत। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ग्राम संपर्क की। तो यहाँ पंचायत जो विभाग है मध्य प्रदेश का, या पंचायत मंत्रालय है, उसके द्वारा यह ग्राम संपर्क एक ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसके तहत गांव की जितनी भी जानकारी होती है वह ग्राम संपर्क प्लेटफॉर्म पे हमें उपलब्ध होती है। ज्ञानदूत की बात करते हैं तो ज्ञानदूत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2000 में धार जिले से शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था
कि भैया राज्य में कियोस्क सेंटर को स्थापित करना। कियोस्क सेंटर बोल लो या कॉमन सर्विस सेंटर बोल लो, उसकी स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लोक मित्र क्या होता है कि जितनी भी लोक सेवाएं होती हैं उन सभी की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, लोक मित्र प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। तो यूनिट 9 का प्रश्न आ चुका है, तो आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी में मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है? कब से कब तक? 2011-12 से लेकर 2023-24 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो देखो दोस्तों, 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक उद्योग क्या सर? जो कृषि से संबंधित है। द्वितीयक क्या? जो उद्योग से संबंधित है। और तृतीयक क्या? जो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। अब देखो मध्य प्रदेश की जीडीपी में योगदान हम देख लेते हैं। सबसे पहले जीडीपी में योगदान मध्य प्रदेश की में, इसमें 2 हमें पढ़ना है। एक स्थिर भाव, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अपन थोड़ा नीचे कर लें। यहाँ पे देख लो, एक स्थिर भाव पर रहेगा और एक प्रचलित भाव पर रहेगा। ठीक है, जो वर्तमान में 2023-24 के आंकड़े हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का कितना योगदान है। सबसे पहले हम स्थिर भावों पर बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र कितना है? 35.82% है। उद्योग की हम बात करेंगे तो 24.54% है। और हम तृतीयक क्षेत्र की बात करेंगे तो 39.64% है। यानी वर्तमान में सर्वाधिक किसमें है? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। प्रचलित भावों पे हम बात करेंगे तो प्रचलित भाव पर कृषि का सर्वाधिक योगदान है 45.53%। फिर उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का 18.47% और उसके बाद तीसरा तृतीयक क्षेत्र का 36%। तो ये तीनों आपको याद रखना है। पहले तो जीडीपी में योगदान, ये स्थिर भाव पर है, ये प्रचलित भाव पर है। पूछ सकता है कि प्रचलित भाव पर किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो प्रचलित भाव पर आपको किसका नाम बताना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का 45%। जब वह स्थिर भाव पर पूछेगा तो आपको बताना है तृतीयक क्षेत्र में। अब सर्वाधिक बढ़ोतरी किस में हुई है उसकी हम बात करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में 2011-12 से लेकर 2023-24 के मध्य 12% की बढ़ोतरी हुई है। और द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें -9% का घाटा हुआ है। और तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो तृतीयक क्षेत्र में भी हमें -3% का घाटा हुआ है। तो सर्वाधिक योगदान किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। यूनिट नंबर 6 का यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरा कंटेंट है, पूरा नया डाटा है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्य प्रदेश सरकार का है, उसके अनुसार यह आंकड़ा मैं आपके लिए लेके आया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना कब शुरू की थी? तो भैया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 बार बताया गया है कि भैया स्वरोजगारों को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए या आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 10 जनवरी 2021 के दिन कौन सी उद्यम क्रांति योजना शुरू की थी? ठीक है, कब? 10 जनवरी 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 10 जनवरी 2021। अब इसके तहत क्या किया जाता है? तो इसके तहत 1 से लेके 50 लाख रुपए तक का ऋण आपको प्रदान किया जाता है, यानी लोन गवर्नमेंट देती है। कभी आप इंडस्ट्री लगाओगे, उद्योग लगाओगे तो 1 से लेके 50 लाख मिलेंगे। कभी आप सेवा क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कितना? 25 लाख तक की हम क्या देंगे? लोन देंगे। और कितने प्रतिशत पे? तो 3% की दर पे आपको देंगे 7 वर्ष के लिए। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो भैया आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपकी उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके परिवार की आय 12 लाख से कम होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए है। उद्यम क्रांति योजना किस मंत्रालय की? मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की यह योजना है। कितनी सारी बातें, आजकल एलिजिबिलिटी से भी पूछ रहा है और एक में मैंने देखा था कि उसमें परसेंटेज भी पूछा था, कितने % पे कितने का ऋण दिया जाता है। सब बातें क्लियर हैं आपको। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया है पहले भी, सिल्क मंडी हमारे यहाँ एकमात्र कहाँ पर है?
तो पचमढ़ी में। तो पचमढ़ी में ही देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क खोला गया है। पचमढ़ी कहाँ पर? तो नर्मदापुरम जिले में। सिल्क टेक पार्क में क्या होता है सर? तो भैया सिल्क का उत्पादन किया जाता है प्राकृतिक रूप से। जो मूंगे होते हैं, मूंगे की सहायता से यहाँ पर क्या होता है? सिल्क का उत्पादन किया जाता है। और सिल्क की कौन कौन सी वेराइटी? तो टसर प्रजाति का एक बोते हैं, और उसके साथ साथ एक मूंगा प्रजाति का और एक मालवारी प्रजाति के, ये 3 प्रजाति का क्या बोआ जाता है? तो सिल्क का उत्पादन किया जाता है। एक और बात याद रखनी कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो यहाँ भी पचमढ़ी में खोला गया है 2023 में। तो दोनों आपको याद रखना कि पचमढ़ी में ही हमारे यहाँ मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है? सिल्क प्राप्त होता है। और सिल्क का उत्पादन हमारे यहाँ कौन सी नदी घाटी में होता है? तो मैंने आपको बताया वर्धा और कानन नदी घाटी में हमारे यहाँ सिल्क का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। और सिल्क के उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो सिवनी जिले को कहा जाता है। ये सभी पॉइंट हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। आज आपको एक और पॉइंट मिला है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस फसल की प्रकार से संबंधित है? भाई कितनी बार हमने रिवीजन कर चुका है, और MPPSC 2024 के एग्ज़ाम में भी यह पूछा था, और उसके बाद माइनिंग ऑफिसर का जो पेपर हुआ 2024 में, उसमें भी यह प्रश्न वापस से पूछा गया। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मोटा अनाज से संबंधित है। अब देखो यह योजना कब शुरू की गई थी? तो सर यह योजना शुरू की गई थी मार्च अप्रैल के समथिंग 2024 में। कब? मार्च अप्रैल 2024 में जब मोहन सरकार बनी, तो मोहन सरकार द्वारा पहली योजना कौन सी लाई गई थी? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। यह योजना का जो ड्यूरेशन था वह 2023-24 से लेके 2025-26 तक का है। ठीक है। इसके तहत क्या किया जाता है? मोटे अनाज के प्रति किलो पे 10 रुपये का आपको क्या दिया जाएगा? अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रति किलो पे दे रहे हैं ये 10 रुपये का अनुदान, याद रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। फिर मैंने बताया था मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी नामक 2 मोटे अनाज बहुत प्रचलित हैं, जो कि मंडला और डिंडोरी में बोए जाते हैं। ये सभी बातें मैंने पहले ही बताई थी, आज भी आपको बता रहा हूँ, रिपीट होगा। अभी भी बोल रहा हूँ, आपको पढ़ते रहना है लगातार सीरियस होके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लिए उत्पादित निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला एक उत्पाद है? तो भैया लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न आता है, मैं आपको बता दूं। ODOP इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सर जो हमारे ज़िले का कोई सा भी प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट को हमें बढ़ावा देना है। किसको? यानी हमारे राज्य की क्या हो जाए, हमारे ज़िले की क्या हो, एक कुछ पहचान हो, जिसके तहत राज्य के साथ साथ ज़िलों की आमदनी बढ़े। तो वहाँ के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा क्या किया गया था? ODOP कार्यक्रम चलाया गया था। इसको जो प्रमोट करता है ODOP को, वह कौन सा है? DPIIT विभाग द्वारा किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन विभाग द्वारा इसे क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। तो देखो भैया खरगोन में क्या फेमस है? तो सर खरगोन में तो हमारे यहाँ मिर्च फेमस है। तो खरगोन से क्या गई? मिर्च को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया। अब देखो हम यहाँ पर खरगोन किस में आता है? इंदौर संभाग। तो आ जाओ इंदौर संभाग के एक एक जिलों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आएंगे इंदौर में। तो आप सभी को पता है सर इंदौर से तो आलू को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया? आलू। और यहाँ पर एक और गेहूँ को शामिल किया गया है, ड्यूरम गेहूँ को भी इंदौर से शामिल किया गया है। फिर हम चलते हैं धार में। तो धार में आप सभी को पता है बाघ प्रिंट को शामिल किया गया है। फिर हम चलते हैं झाबुआ में। तो झाबुआ से भैया कड़कनाथ, साथ साथ टमाटर उत्पाद को क्या किया गया है? एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। फिर अलीराजपुर हम जाते हैं। तो अलीराजपुर में महुआ, मधु यानी आप समझ लो क्या अपनी जो शहद होता है वो,
साथ साथ सफ़ेद मूसली, इन तीनों को यहाँ से शामिल किया गया है। फिर अपन चलते हैं बड़वानी, तो बड़वानी से हमें क्या देखने को मिलती है, अदरक। ठीक है, फिर बचता है खरगोन, तो खरगोन से एक उत्पाद क्या हो गई, मिर्च। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक और शामिल किया गया है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर आता है खंडुआ पे, तो खंडुआ से आप सभी को पता है क्या शामिल किया जा सकता है, तो सर खंडुआ से जो शामिल किया गया है उसका नाम है प्याज और सोयाबीन। और बुरहानपुर में आते हैं तो बुरहानपुर से शामिल किया गया है केला। ठीक है, तो यह सभी ओडीओपी कहाँ के हैं, तो सर यह ओडीओपी हमारे इंदौर संभाग के हो गए। आपने पहले जबलपुर संभाग के बताए थे, वहाँ भी हमें याद है, आज हमें यह भी याद हो गए। तो आलू कहाँ का है भैया, इंदौर का है। और कोदो कुटकी कहाँ का है, मंडला डिंडोरी का है। फिर टमाटर आधारित उत्पाद, अब देखो टमाटर कहाँ पड़े थे, झाबुआ में, टमाटर कहाँ का हो जाएगा, झाबुआ का। ऐसे आपको यहाँ कंटिन्यू याद होते रहेंगे। ठीक है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने की। क्या है, मध्य प्रदेश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी शुरू किया गया था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभीर वंश ने निम्नलिखित में से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, यानी पूछ रहा है अभीर वंश ने किस स्थान पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो भैया आभीर कोई कोई पढ़ता है, कोई कोई इसे अहीर वंश भी पढ़ता है। ठीक है, अहीर वंश ने मध्य प्रदेश के खानदेश नामक, खानदेश कौन सा, वर्तमान में बुरहानपुर पे क्या किया था, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी, इसका संस्थापक था ईश्वर सेन। ये कौन थे, इसके संस्थापक थे। जब सातवाहन काल था, सातवाहन कालों के बाद सातवाहन का काल आया, उसके बाद जो मध्य प्रदेश पे जिसने शासन किया उनका नाम था अभीर वंश। और इन्होंने मध्य प्रदेश के खानदेश वाले क्षेत्र पे क्या किया है, शासन किया है। और इसका संस्थापक कौन है, तो ईश्वर सेन है। तीनों प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। फिर देखो, हूण शासक मिहिर कुल ओलीकर के निम्नलिखित शासक के द्वारा पराजित हुआ। पूछ रहा है ओलीकर के कौन से शासक के द्वारा मिहिर कुल जो कि हूण शासक था वह पराजित हुआ, तो वह हुआ था भैया यशोवर्मन के द्वारा। अब यशोवर्मन की बात करते हैं तो यशोवर्मन सबसे पहले तो आपको याद रखना है किस वंश से संबंधित था, ओलीकर वंश से यह संबंधित था। इसने मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र पर शासन किया है। इसके दो अभिलेख हमें मंदसौर से प्राप्त होते हैं। एक का नाम है सोंधनी अभिलेख और दूसरा है हमारा मंदसौर अभिलेख। ठीक है, सोंधनी अभिलेख में हमें हूणों पर विजय का क्या मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है सोंधनी अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख के बारे में आप सभी को पता है कि इसमें सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलता है, एडवर्टाइजमेंट। साथ साथ तेलीय बुनकरों का भी हमें इसमें क्या मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। और फिर भैया जो इसमें सोंधनी अभिलेख था, सोंधनी अभिलेख में एक और इसकी उपाधि देखने को मिलती है, सॉरी मंदसौर अभिलेख में राजाधिराज, राजाधिराज की उपाधि भी हमें यशोवर्मन की देखने को मिलती है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिथौरा चित्रकला मूलतः किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है। 10 बार पढ़ लिया है भाई, तो रिपीटेशन मोड हो रहा है, पढ़ते रहो लगातार, मत करो किसी पे यकीन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के 90 नंबर हैं, मैं आपको दिलाकर ही मानूंगा। और उसके लिए मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा, इतना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा कि आपके दिमाग में मध्य प्रदेश चलता रहेगा। तो पिथौरा चित्रकला मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र किसके, पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें मुख्य रूप से भील और भिलाला जनजाति लगी हुई है मध्य प्रदेश की, यह भी मैंने बताया था। राठवा जनजाति जो कि भील जनजाति की उपजाति है, उसके द्वारा सर्वाधिक पिथौरा चित्रकला की जाती है। पिथौरा चित्रकला मैंने आपको बताया था कि झाबुआ का एक गांव है पिथौरा, उसके नाम पर पिथौरा चित्रकला का नामकरण किया गया है। पिथौरा जनजाति के एक देवता हैं, उनके सम्मान में यह चित्रकला बनाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से घोड़े की आकृति वाले चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि इससे संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जैसे भूरी बाई हो गई, फिर उसके बाद शांता भूरिया हो गई, फिर उसके बाद लाजो बाई हो गई, रमेश बारिया जी हो गए। तो ये सभी किससे संबंधित हैं, तो ये सभी सर पिथौरा चित्रकला से संबंधित चित्रकार हैं। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि पिथौरा क्या है, तो पिथौरा एक चित्रकला है।
कहाँ पर की जाती है? तो झाबुआ अलीराजपुर में मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा की जाती है। सर्वाधिक लोग इसको जो करते हैं उन्हें राठवा बोलते हैं। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है। यह पिथौरा इनके एक देवता हैं, उनके सम्मान में बनाई जाती है, जिसमें घोड़े की आकृति मुख्य रूप से बनाई जाती है। कुछ कलाकार हैं भूरीबाई, शांताबाई, लाजोबाई, रमेश वारिया, जो कि पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। अब देखो भैया, पिंगला झुरपो क्या है? तो पिंगला झुरपो क्या है? तो मालवी गीत है भैया। पिंगला मैंने कल भी आपको बताया था कि पिंगला कौन थी? राजा भर्तहरि, जिसे भर्तहरि भी बोलते हैं या भर्तहरि भी कहा जाता है, उनकी पत्नी थी पिंगला। इनके जो प्रेम कहानी थी या इनके बिलाप की जो एक दूसरे से दूर हुए, उसके गीत इसमें गाए जाते हैं। तो पिंगला झुरपो क्या है? मालवी गीत है, आपको याद रखना है। कल भी मैंने बताई थी, आज भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भरेबा धातु शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भैया बैतूल की एक भेरवा जनजाति है, भरेबा जनजाति है, उसके द्वारा भरेबा धातु शिल्प का क्या किया जाता है? अंकन किया जाता है। इसमें क्या होता है? यहाँ मोम के द्वारा क्या होती है? बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इसका आजकल इस्तेमाल कपड़ों पे भी किया जाने लगा है, तो इसका लगातार विस्तार हो रहा है। तो यह किस जिले से संबंधित है? बैतूल जिले से संबंधित है, आपको याद रखना है। रीवा में सुपाड़ी कला प्रसिद्ध है, यह बात आपको याद रखना है। रीवा किसके लिए? सुपाड़ी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान की बात करते तो यह है भैया कहाँ पर? ग्वालियर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में की गई थी। MPPSC ने दोनों प्रश्न पूछे हैं, कब स्थापना की गई, कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है। सब मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवा उद्यमी उद्योग आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि उद्यम यानी हम इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, तो यह स्वरोजगार से संबंधित है। अब युवा उद्यमी योजना की हम बात करते हैं तो यह योजना 1 अगस्त 2014 के दिन मध्य प्रदेश सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा इसे शुरू किया गया था, जिसके वर्तमान मंत्री चेतन कश्यप जी हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया लोगों को स्वरोजगार प्रदान कराना है, यानी आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत क्या होता है? 10 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक का हम क्या देते हैं? अनुदान देते हैं या ऋण आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, और आपको कितना? 10वीं पास होना चाहिए, साथ साथ 18 वर्ष का होना चाहिए। तो यह इसकी क्या है? वो है एलिजिबिलिटी, 18 से लेकर 40 वर्ष तक का आपको होना चाहिए। ये सभी बातें आपको याद रखना। महिलाओं को 6% पे, पुरुषों को 5% के तहत इसमें क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रतिभा किरण योजना के लाभार्थी छात्राएं हैं। तो देखो भैया, अब क्या हुआ? मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि यार बालिका लगातार पढ़ती जा रही है, अब क्या हो रहा कि इनकी उच्च शिक्षा के लिए हमें खर्चा उठाना है। तो क्या करती? यह एक योजना चलाती, गाँव की बेटी योजना। गाँव की बेटी योजना कब चलाती है? तो सर 2005 में यह योजना शुरू करती है। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है कि जो बच्चियां 12वीं में 60% से पास हुई हैं, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए हर महीने की हम 500 रुपये की क्या देंगे? छात्रवृत्ति देंगे। जो चिकित्सा और टेक्निकल एजुकेशन करेगी उनके लिए 750 रुपये की हम क्या करेंगे? छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। अब ये किसके लिए थी? गाँव की बेटी योजना, गाँव की बालिकाओं के लिए। अब शहर की बालिकाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभा किरण योजना शुरू की जाती है। कब की जाती है यह योजना? तो 1 जुलाई 2008 के दिन यह योजना शुरू की जाती है। इसमें भी जो बालिका 12वीं में 60% से पास हुई है, उनको 500 और 750 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। और दोनों किस विभाग के द्वारा? तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह योजनाएं शुरू की गई हैं। गांव की बेटी योजना भी समझ में आ गई होगी, प्रतिभा किरण योजना भी समझ में आ गई होगी। प्रतिभा किरण योजना शहरी बालिकाओं के लिए है और गांव की बेटी योजना ग्रामीण बालिकाओं के लिए है। दोनों योजना आज भी संचालित की जाती है। कभी आपको लाभ लेना हो तो इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, याद आ गया? सभी वर्ग की महिलाओं को देंगे, यानी सभी लोग ST के हों, SC के हों, OBC के हों, जनरल के, सभी वर्गों को इसका लाभ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सभी वर्ग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखो, हमारे यहाँ सेंट्रल कॉलेज बहुत है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल कॉलेज बहुत हैं, जिसमें से आपने सुन रखा होगा IIT,
IIM, एम्स सुन रखा है, IITM, IITM। फिर आपने एक और सुन रखा होगा अटल बिहारी टेक्नोलॉजी कॉलेज करके, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी करके। तो देखो आज हम इन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले आता है भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, यानी क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, ठीक है, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट कॉलेज या संस्थान बोल लो आप, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। तो यह कहाँ पर है, तो ग्वालियर में यह स्थित है, ठीक है। IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इंग्लिश में इसका यहाँ होगा। फिर देखो ग्वालियर में एक और पड़ता है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये भी कहाँ पर है भैया, तो ये हमारे कहाँ पर है, ग्वालियर में ही स्थित है। तो ये दो कॉलेज क्या हुआ है, IIT के नाम से ग्वालियर में होंगे। कौन कौन से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। फिर दूसरा क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर IIT IIM तो आप सभी को पता है इंदौर में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि इसे IIM को 1996 में बनाया गया था और 2009 में बना IIT, ठीक है। फिर यहाँ पर एम्स हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, एम्स हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो ये सभी संस्थाओं के बारे में आपको याद रखना है, पूछा गया है ये अटल बिहारी वाजपेयी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के बारे में, तो इन सभी को आपको याद रखना है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, सिनेमा अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म स्थान क्या है। तो आशुतोष राणा बहुत फेमस है, जो कि गाडरवाड़ा नरसिंहपुर से संबंधित है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अब देखो मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है, जैसे सर सलमान खान का हुआ है यहाँ पर, लता मंगेशकर का हुआ है यहाँ पर जन्म, फिर यहाँ पर राहुल द्रविड़ का जन्म हुआ है, जो कि भारतीय टीम के कोच थे थोड़े दिन पहले। फिर खंडवा में हम जाते हैं तो हमें किशोर कुमार का जन्म देखने को मिलता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, आपके पेपर में इनको भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल रहे हैं। तो सबसे कम समय तक पट्टाभी सीतारामैया रहे थे, यह रहे थे 1/11/1956 से लेके 13/6/1957 तक। तो इनका केवल 6 महीने का कार्यकाल था, तो इसलिए 6 से 7 महीने का कार्यकाल था। तो सबसे कम समय तक कौन रहे, पट्टाभी सीतारामैया। ऐसा प्रश्न अब नहीं पूछेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। तो भैया पहले 3 प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे, परंतु वर्तमान में हमें कितने प्रशिक्षण संस्थान देखने को मिलते हैं, 7 प्रशिक्षण संस्थान हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब वह 3 जो प्रशिक्षण संस्थान हैं वह कहाँ कहाँ स्थित थे, तो आपको याद रखना है, एक है शिवपुरी में, एक है नौगांव छतरपुर में, और एक है मुल्ताई बैतूल में। पहले बस यह 3 ही प्रशिक्षण संस्थान हुआ करते थे, उसके हिसाब से यह प्रश्न पूछा 3। अब 7 कहाँ पर हो गए, तो सर 7 कहाँ पर बन गए, तो एक इंदौर में बन गया भैया, एक बन गया उज्जैन में, एक बन गया जबलपुर में, और एक बन गया रीवा में। तो वर्तमान में कुल 7 सचिव प्रशिक्षण संस्थान हमारे यहाँ हैं। आपको एक और संस्था के बारे में याद रखना है, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, यानी ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है, जबलपुर में यह स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1987 में की गई थी, यह बात आपको याद रखना है। और वर्तमान में ग्रामीण एवं पंचायती विकास मंत्री हमारे कौन हैं, तो आप सभी को पता है प्रहलाद चा, यानी प्रहलाद सिंह जो हमारे हैं, प्रहलाद सिंह हमारे यहाँ कौन है,
मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री हैं, जो कि नरसिंहपुर से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलने के बाद हम बात करते हैं किसकी, करंट अफेयर्स की। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पश्चिमी जोन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किस जिले को मिला है? तो भैया अभी हाल ही में यहाँ 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए और पश्चिमी जोन के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर जिले को घोषित किया गया है। याद रखना, एमपीपीएससी में टकराएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से संबंधित है निकिता पोरवाल। एमपीपीएससी 2025 में यहाँ भी टकराने की संभावना 90% रखता है। अब अगले प्रश्न पे आइए। मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री मोहन यादव, जो हमारे क्या हैं? तो वह सर हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, आपको याद रखना है। नगरीय विकास मंत्री कौन है? तो नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय जी हैं, कि आकाश विजयवर्गीय उनके बेटे हैं। तो नगरीय विकास मंत्री कौन है? कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और नरोत्तम मिश्रा इस बार चुनाव हार गए थे, तो अभी वहाँ कोई से भी मंत्री नहीं है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी देके जाइएगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितना वन क्षेत्र है, साथ में दूसरा है मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल जो बच्चा सही आंसर देगा उसके आंसर को हम हमारे कमेंट बॉक्स में शामिल करेंगे। जो अच्छा लिखेगा इस टॉपिक के बारे में या इस सीरीज़ के बारे में, उसका कमेंट मैं कल आपके सामने पेश करूँगा। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।